नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज की क्लास हमारी रीट के अभ्यर्थियों के लिए होने वाली है। रीट के साथ ही जो एसएसटी से रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो अब आगे आने वाली जो ये क्लास की जो सीरीज है, इसमें हम रीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2022 तक के जो 6 बार रीट की वैकेंसी आई है 2011, 12, 15, 17, 21 और 22, इन 6 वैकेंसियों के टोटल 8 हम एसएसटी के पेपरों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इन क्लासेस को कंटिन्यू देखना। आज 11 फरवरी हो गया, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो 15-17 दिन ही बचे हैं रीट के एग्ज़ाम को। तो हम रोज़ाना एक-एक पेपर करवाएंगे, तो अगले 5-7 दिनों के अंदर 17-18 तक जो ये सारे पेपर हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास में जो शुरू करेंगे, हम पहले 2022 के पेपर लेंगे। पहले 2022 में हमारे 3 पेपर हुए थे। 2022 में जुलाई में जो रीट पात्रता का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 23 जुलाई और 24 जुलाई को हुआ था। 23 जुलाई को इवनिंग के शिफ्ट में और 24 जुलाई को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एसएसटी के पेपर हुए थे। तो इन एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहली बार आए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर ये सभी पुस्तकें जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें दृष्टि की पुस्तक है, हिस्ट्री की, स्पेशली ये चैनल हिस्ट्री के साथियों के लिए है। तो हिस्ट्री की नेट और जेआरएफ की पुस्तक दृष्टि पब्लिकेशन की, पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ की, नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो गणपत सिंह सर की पुस्तक है, रवि कुलेरिया सर के प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी अभी चल रही है। इसके अलावा गणपत सिंह सर के फर्स्ट ग्रेड के दोनों टेस्ट सीरीज जो एक पहले ली गई थी 2024 में, जिसमें 50 टेस्ट थे, और एक अभी जो चल रही है जिसमें 28 टेस्ट है। इन दोनों टेस्ट सीरीजों के सॉल्यूशन हमारे इसी चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इस क्लास की जो पीडीएफ है, इन जो सभी जो क्लासेस ली जाती है, इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं वो है 2023 का 2022 का 23 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में एसएसटी का, उस एग्ज़ाम को प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो यह हमें मिलता है मध्यम निकाय में। सी नंबर ऑप्शन। मध्यम निकाय में अवंतीपुत्र और कच्चन के बीच संवाद का उल्लेख है। यह संवाद कंचान गोत्र सूत्र नामक एक सूत्र में पाया गया है, जो मध्यम निकाय का एक भाग है। इस संवाद में अवंतीपुत्र और कच्चन धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। मध्यम निकाय पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह? कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह मिलता है? तो ये हमें मिलता है विनय पिटक में। ए नंबर ऑप्शन। विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का विस्तृत संग्रह है। ये नियम संघ के अनुशासन, आचार व्यवहार और दैनिक जीवन से संबंधित है। विनय पिटक में 5 भाग है। वाणिज्यिक अपेक्षित अपराध, संघ निषेध, सामूहिक अपराध, अनियत तरस, अनिश्चित अपराध, निस्संज्ञ त्याग के नियम और पाचित्य शुद्धि के नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है? भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है? वैशेषिक दर्शन, बी नंबर ऑप्शन। वैशेषिक भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में शामिल है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां या षट दर्शन निम्न है। न्याय गौतम द्वारा प्रतिपादित, वैशेषिक दर्शन कणाद द्वारा प्रतिपादित, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रणेता पंतजलि, मीमांसा जैमिनी द्वारा प्रतिपादित और वेदांत दर्शन है जो बादरायण द्वारा प्रतिपादित है। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पदार्थों की विशेषताओं का अध्ययन, ज्ञान के स्रोतों का वर्गीकरण, विशेष और सामान्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? मेगस्थनीज, डी नंबर ऑप्शन। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुए समझौते के बाद अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत के भूगोल, राजनीति, संस्कृति और आर्थिक स्थिति का वर्णन है। यह पुस्तक आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिका मेडू के विषय में पूर्णतः सत्य कथन क्या है? अरिका मेडू के संबंध में कौन सा पूर्णतः सत्य कथन है? सबसे पहला कि यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिका मेडू जो पुडुचेरी में स्थित है, यह सत्य है। अरिका मेडू महत्वपूर्ण पतन है, पतन यानी कि बंदरगाह है, यह भी सत्य है। यह एम्फोरा जैसे पात्र मिले, यहाँ से एम्फोरा जैसे पात्र मिले, यह बात भी सत्य है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है। तो अरिका मेंडू से यूनानी साम्राज्य से संबंधित नहीं बल्कि रोम साम्राज्य से संबंधित वस्तु मिली है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। इसमें पूछा सत्य कथन 1, 2 और 3। 500 ऑप्शन यह है कि यहाँ के राजा चेर वंशी थे। तो यहाँ किसी राजवंश का शासन नहीं था बल्कि यह एक जो तटीय बस्ती थी, व्यापारिक केंद्र था। तो चेर वंश का शासन, यह बात भी इसमें गलत होगी। तो इसमें 1, 2 और 3, ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अरिकामेंडू भारत और रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य है। यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिकामेंडू एक महत्वपूर्ण पतन था जिसके माध्यम से रोम और भारत के बीच व्यापार होता था। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जो रोमन शैली के बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तीर्थयात्री xuanzang किस राजा के दरबार में आया था? चीनी तीर्थयात्री xuanzang कौन से राजा के दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में। xuanzang या ह्वेनसांग, सी नंबर ऑप्शन। xuanzang एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था जिसने 630 से 45 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। वह हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। xuanzang ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया, कानपुर आदि शामिल है। इसने अपने यात्रा के अनुभवों को सी यू की नामक पुस्तक में लिखा है जो भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी नंबर ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में गुप्त काल के समाज का एक जीवंत चित्रण मिलता है। नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का एक प्रसंग भी वर्णित है।
मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित एक नाटक है। इसमें एक गरीब व्यापारी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव का जो मंदिर स्थित है यह उत्तर प्रदेश में, ए नंबर ऑप्शन। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में किया गया। यह मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की हजारों उत्खनित ईंटें लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो उनके उपदेशों को कौन से नाम से संबोधित किया गया था? तो यह किया गया था भगवती धर्म के नाम से, डी नंबर ऑप्शन। शंकरदेव एक महान वैष्णव संत और धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। भगवती धर्म की विशेषताएं निम्न है: भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति, गीता, भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन, सामाजिक और धार्मिक सुधार, भक्ति और समर्पण को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में खुदकास्ट व पहिकास्ट क्या थे? मुगल काल में खुदकास्ट और पहिकास्ट क्या थे? तो यह किसानों के प्रकार थे। मुगल काल में खुदकास्त और पहिकास्त किसानों के दो प्रकार थे। सबसे पहले खुदकास्त, ये वे किसान थे जो अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती का काम करते थे और अपनी जमीन पर पूरा नियंत्रण रखते थे। पाहिकास्त, ये वे किसान थे जो दूसरों की जमीन पर किराए पर खेती करते थे। वे जमींदारों से जमीनें लेकर खेती करते थे और उसके बदले में जमींदारों को लगान देते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया: पोलज, परती, चाचर और बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध है जो किससे था? तो इसका संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था, यह एक पुस्तक के भाग थे। इसके अलावा इसे राजस्व और प्रशासन के भाग भी कहा गया है। तो पुस्तक के भाग भी थे, इसे राजस्व और प्रशासन के भाग भी कहा गया है। तो इसमें ए, सी और डी तीनों ऑप्शन राइट होंगे, इसलिए इसको जो बोनस बोनस दिया गया था। अब मुल्क आबादी, मंजिल आबादी व सिपह आबादी आईन अकबरी नामक पुस्तक के भाग है। मुल्क आबादी, मंजिल आबादी और सिपह आबादी है जो आईन अकबरी पुस्तक के भाग है। आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। यह पुस्तक अकबर के अधीन मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। कुछ स्रोतों में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी को प्रशासन और राजस्व से संबंधित भी बताया गया है। आयोग ने इस प्रश्न को सभी को बोनस अंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित की थी? तो स्त्री पुरुष नाम से जो किताब प्रकाशित की थी, यह की थी ताराबाई शिंदे ने। दोनों ए नंबर ऑप्शन। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। यह पुस्तक 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करने के लिए प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार या प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी।
इसका नेतृत्व YV चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के फलस्वरूप बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय 1943 से 1946 तक संचालित रही। समानांतर सरकार संघर्ष गुरिल्ला युद्ध नीति पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसके अंदर विश्वास है, धर्म है और उपासना है। भाषा शब्द का उल्लेख है जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाषा शब्द नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत की गई और 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2014 में। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 में लागू हुआ था। यह अधिनियम पथ विक्रेता के जीवन संरक्षण का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा और देश में पथ विक्रय के विनिमय के बारे में सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत पथ विक्रेताओं की पहचान की जाती है और उन्हें पंजीकृत किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पथ विक्रेताओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? तो अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का जो प्रावधान है यह हमने लिया था कनाडा के संविधान से। डी नंबर ऑप्शन। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के संविधान में अन्य देशों से कई विशेषताएं ली गई है जो निम्नवत है। तो हमने कौन कौन से देश से क्या लिया था? देश और भारतीय संविधान द्वारा ली गई विशेषताएं। ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया था संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? BD जती ने। ए नंबर ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई। इनके मृत्यु के बाद VD जती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। BD जती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के अगले राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो समान है? तो कौन से दो राज्यों के? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों में जो 25-25 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। इन दोनों राज्यों में 25-25 लोकसभा की सीटें हैं। कुछ राज्य और उनकी लोकसभा सीटें निम्नवत है।
राज्य झारखंड में लोकसभा सीटें 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, उत्तर प्रदेश में 80। सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में ही है। पश्चिम बंगाल में 42 और तमिलनाडु में जो 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098। डी नंबर ऑप्शन। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है। यह बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है जो उन्हें आवश्यक सहायक और समर्थन प्रदान करती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर बच्चे और उनके परिवार के सदस्य अपनी समस्या और चिंताओं के बारे में बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? भारत में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? 91 संविधान संशोधन। भारत में 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया। किसी राज्य में की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 164 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 के किस समिति ने 1989 में कौन सी समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो यह की थी पीके थुंगन समिति ने। ए नंबर ऑप्शन। वर्ष 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस समिति ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव कराने और उन्हें उचित कार्य सौंपने के लिए संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की थी। भारतीय संसद ने 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ। इन संशोधनों के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत है जो कौन से मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार। ए नंबर ऑप्शन। राइट ऑफ इक्वलिटी। उपाधियों का अंत समानता के अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सेना या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई और उपाधि नहीं दे सकता एवं भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता। इस अनुच्छेद के तहत औपनिवेशिक राज्यों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर आदि को निषिद्ध किया गया। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची सूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो अनुसूचित भाषाएं हैं संथाली, हिंदी और संस्कृत। सी नंबर ऑप्शन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह संथाली, हिंदी, संस्कृत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया। वर्ष 1997 में सिंधी भाषा को
21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त। ए नंबर ऑप्शन। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी के दिन और रात के हिस्सों के बीच की सीमा को दर्शाता है। प्रदीप्ति वृत्त को टर्मिनेटर या ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर स्थित है। पृथ्वी की धुरी पर घूमने के कारण प्रदीप्ति वृत्त की स्थिति लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोही पवने प्रवाहित होती है। अवरोही पवने किस तरफ प्रवाहित होती है? तो यह पर्वत से घाटी की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ है जो प्रवाहित होने वाली पवने अवरोही पवने कहलाती है। बी नंबर ऑप्शन। अवरोही पवने पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। जब हवा पर्वत की चोटी पर ठंडी हो जाती है तब उनका घनत्व बढ़ जाता है और वह भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर यानी घाटी की तरफ बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार है तो यह 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य। बी नंबर ऑप्शन। एस तरंग छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच है। एस तरंगे या द्वितीयक भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसका अर्थ है एस तरंग के कण गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत है। छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप के प्रत्यक्ष पी और एस तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता। तरल कोर के द्वारा एस तरंगों को पूरी तरह से रोकने के परिणाम स्वरूप छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल है जो कौन से तट पर है? मालाबार तट पर। ए नंबर ऑप्शन। कयाल भारत के मालाबार तट पर स्थित है। कयाल समुद्र के समानांतर उथले समुद्री प्रवेश द्वार या लेगून होते हैं। मालाबार तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल की लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल और उसके आसपास के भाग जैव विविधता से भरपूर होते हैं। अन्य तटों की स्थिति निम्न है। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। काठियावाड़ तट जो गुजरात में स्थित है और कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेथोलिथ, लेकोलिथ और लेपोलिथ इसके अलावा फेकोलिथ संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? यह ज्वालामुखी। बी नंबर ऑप्शन। बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ ये सभी आग्नेय चट्टानों से बनी भूगर्भिक संरचनाएं हैं जो ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती है। जब पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ मैग्मा ऊपर की ओर उठता है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में ठंडा होकर संरचनाओं का निर्माण करता है। बेकोलिथ यह एक विशाल आग्नेय चट्टान का पिंड होता है जो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गहराई में स्थित होता है। यह पहाड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकोलिथ यह एक उभरी हुई आग्नेय चट्टान का पिंड होता है जो पृथ्वी के सतह के पास स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयंस के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? फेयंस के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला कि फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है तो मैं फेयंस की जो खदानें मेहरगढ़ में नहीं मिली है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा फेयंस
प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। तो ये प्राकृतिक तौर पर नहीं पाए जाते थे, बल्कि इनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये इनके जो तैयार करने की जो प्रक्रिया थी, रेत या पाउडर को क्वार्ट्ज़ट में मिलाकर फिर उसे उसमें गोंद मिलाकर उसे तैयार किया जाता था। तो ये प्राकृतिक नहीं थे, इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा कि बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, तो ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही है। पांचवा ऑप्शन है कि फेयोंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो पांच ऑप्शन भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछे 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 सी नंबर ऑप्शन। फेयोंस के बारे में सत्य कथन निम्न है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फेयंस के मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती थी और इसमें कई चरण शामिल होते थे। इस प्रक्रिया में रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को एक विशेष प्रकार के गोंद के साथ मिलाया जाता था और फिर इस मिश्रण को आकार दिया जाता था। इसके बाद इस आकार को चमकाया जाता था, जिससे यह चमकदार कांच जैसे दिखने लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि सोम एक पौधा था, तो सोम में जो एक पौधा था और उसे वो सोमरस निकाला जाता था, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो ऋग्वेद काल के नहीं बल्कि उत्तरवेदिक काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये सही है। चौथा, उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए। उपनिषद और आरण्यक जो ग्रंथ रचे गए थे, ये उत्तरवेदिक काल में रचे गए थे, ना कि ऋग्वेदिक काल में। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। 5 ऑप्शन है कि इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। ऋग्वेदिक काल में युद्ध का प्रमुख देवता इंद्र ही था। तो 5 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। सत्य कथन पूछें 1 नंबर और 3 नंबर, 1 और 3। ए नंबर ऑप्शन 1 और 3 ए नंबर। ऋग्वेद काल के विषय में सत्य कथन निम्न है। ऋग्वेद में सोम को एक पौधे के रूप में वर्णित किया गया था, जिसका रस देवताओं को अर्पित किया जाता था। इसे अमृत के समान माना जाता था। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया मंत्र या स्तुति। ऋग्वेदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि आदि प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित वनों और वृक्षों को जो सुमेलित कीजिए। एक तरफ वनों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो वृक्षों के नाम दे रखे हैं। कौन से वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर है जो महोगनी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी वृक्ष है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर जो है वो साल के वृक्ष मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हमें स्प्रूस के वृक्ष मिलते हैं और मैग्रोव वनों में जो ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रूस और मैग्रोव वनों में ताड़ के वृक्ष। सी, डी, ए और बी। सी, डी, ए और बी। सी नंबर ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, पर्वतीय वनों में स्प्रूस और मैंग्रोव वनों में ताड़ के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो मेवाड़ के कौन से शासक को दी जाती है। राणा हमीर को। ए नंबर ऑप्शन।
मेवाड़ के शासक राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को यह उपाधि राणा हमीर को यह उपाधि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा ने दी। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और रसिक प्रिय ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा भी दी गई है। राणा हमीर 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। बी नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह ने विद्रोह के दौरान सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके अंग्रेजों का समर्थन किया। उन्होंने अपने अधीनस्थ सरकारों को भी अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया। 1858 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कई सम्माननीय उपाधियां भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। सी नंबर ऑप्शन। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजपूताना और मध्य भारत के राजाओं और नेताओं द्वारा आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना था। ध्यातव्य है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ था। इस संगठन के अधिवेशन विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? और वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री थे, जो 1949 से लेकर 1951 तक इस पद पर आसीन रहे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। वृहत राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर सहित कई रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का शहीद। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर के शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? तो यह मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह है, जो बाणासुर के शहीद नाम से प्रसिद्ध है। बी नंबर ऑप्शन। मेजर शैतान सिंह भाटी को बाणासुर के शहीद नाम से जाना जाता है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासुर ग्राम में हुआ था। वे भारतीय सेना के अधिकारी थे। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। इसके उपरांत उन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहादत के उपरांत इनके गांव के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1749 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू दुर्ग का निर्माण 1749 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इस किले के निर्माण का उद्देश्य राज्य के लोगों की सुरक्षा थी। यह किला विश्व का एकमात्र किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। 1871 में युद्ध के बाद यह क्षेत्र बीकानेर के शासन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी हालरो तिमणियों तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते थे? तुलसी हालरो तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण जो महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? गले में। बी नंबर ऑप्शन। तुलसी हालरो तिमणिया और पोत जैसे आभूषण महिलाएं अपने गले में पहनती है। राजस्थानी महिलाओं के आभूषण सिर व मस्तक के आभूषण बोरला, मेमंद और गोफन। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कानफूल, पीपल पत्रा, जेला, जमेला और लटकन। उंगलियों के आभूषणों में बिंटी, दामना, मुद्रिका और मोंदरी। और हाथों के आभूषणों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी,
चांट और गोखरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? विजयदान देथा की जो पुस्तक है दुविधा, इस पर कौन सी फिल्म बन चुकी है? तो इस पर दो फिल्में बन चुकी है, एक दुविधा और दूसरी पहेली। सी नंबर ऑप्शन। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर दुविधा और पहेली नामक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। ध्यातव्य है कि दुविधा फिल्म का निर्माण मणिकौल और पहेली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। विजयदान देथा, जिन्हें विजी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक एवं पद्मश्री पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा से। ए नंबर ऑप्शन। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के दौसा क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल लोक नाट्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक और पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाती है। हेला ख्याल राजस्थान की समृद्ध संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेलिया बिछया लालर व माछर क्या है? तो ये पटेलिया बिछया माछर लालर ये क्या है? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। पटेलिया बिछया लालर माछर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ये गीत मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में गाए जाते हैं। इनको भील, मीणा, ग्रास्य जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में शब्दों का सौंदर्य कम होता है और ये गीत सरल और छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। यह किसने कहा था? तो यह कथन दिया गया फेयर चाइल्ड के द्वारा। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव के मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा फेयरचाइल्ड द्वारा दी गई है। सामाजिक विज्ञान ज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और मनुष्यों के साथ उनके सामाजिक व्यवहार का दिशा निर्देशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? निम्न में से कौन सी है जो श्रव्य सामग्री है? लिंगुआ फोन। ए नंबर ऑप्शन। लिंगुआ फोन एक श्रव्य सामग्री है जो ध्वनि के माध्यम से भाषा और संचार को सिखाने के उपयोग ली जाती है। यह विद्यार्थियों के भाषा के उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली सिखाने में मदद करती है। इसके अलावा ओएचपी और हेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र और बुलेटिन बोर्ड, ये तीनों जो दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? किलपैट्रिक ने जो परियोजना के चार प्रकार दिए थे, इनमें से कौन सा प्रकार जो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया नहीं है? सबसे पहला रचनात्मक परियोजना। किलपैट्रिक ने रचनात्मक परियोजना का प्रकार बताया था, विध्वंस परियोजना नहीं बताई थी। ब नंबर गलत होगा। समस्यात्मक परियोजना बताई, अभ्यास परियोजना बताई और इसके अलावा जो चौथी परियोजना बताई थी वह थी प्रदर्शन परियोजना। तो चार परियोजनाएं थी, रचनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यास और प्रदर्शन। वे विध्वंसक परियोजना नहीं थी। ब नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। विध्वंस परियोजना किलपैट्रिक द्वारा वर्णित परियोजना का प्रकार नहीं है। किलपैट्रिक ने परियोजना आधारित शिक्षा में चार प्रकार की परियोजनाओं का वर्णन किया है। रचनात्मक परियोजना, इसमें विद्यार्थी नए उत्पाद बनाते हैं। समस्यात्मक परियोजना, इसमें विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं। अभ्यास परियोजना, इसमें विद्यार्थी किसी विशेष कौशल या तकनीकी का अभ्यास करते हैं। और चौथी है प्रदर्शन परियोजना, इसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का
प्रतिपादन किसने किया था? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? बी.एफ. स्किनर ने। बी नंबर ऑप्शन। बी.एफ. स्किनर ने रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षा की एक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी को छोटे-छोटे चरणों में जानकारी दी जाती है और प्रत्येक चरण में के अंत में विद्यार्थी को अपनी समझ का मूल्यांकन करने का अवसर दिया जाता है। इस पद्धति में विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व और संकल्पनात्मक त्रुटि। ये तीनों आकलन की सीमाएं हैं। भय व तनाव पूर्ण परिवेश से मुक्ति। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भय और तनावपूर्ण से मुक्ति मूल्यांकन की सीमा नहीं है, बल्कि यह एक वांछनीय स्थिति है जो प्रभावी मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। एक भय मुक्त और तनाव मुक्त वातावरण छात्रों को अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसमें से कौन से जो पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, विधियों यानी कि शिक्षण विधियों एवं तकनीक का ज्ञान भी होना चाहिए। अधिगम कर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान एक पाठ्ययोजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। पाठ्ययोजना की पूर्वापेक्षा वे आवश्यक तत्व है जो शिक्षक को पाठ्ययोजना बनाने से पूर्व ध्यान में रखना होता है। इनमें से कुछ प्रमुख पूर्वापेक्षाएं निम्न है। विषय का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधियों या शिक्षण विधियों एवं तकनीकी का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सही सुमेलित है? सबसे पहले नंबर पर है निर्देशन विधि सुकरात की। तो सुकरात ने निर्देशन विधि नहीं बल्कि सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि है जो सुकरात की है, ना कि निर्देशन विधि। तो पहला गलत है और दूसरा भी गलत होगा। प्रश्नोत्तर विधि प्लेटो की नहीं बल्कि सुकरात की है। तीसरे नंबर पर संवाद विधि। संवाद विधि है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दी थी बल्कि संवाद विधि दी थी प्लेटो ने। तो सी नंबर भी ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि के जो प्रतिपादक है यह अरस्तु है। तो आगमन निगमन विधि का संबंध अरस्तु से है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगमन निगमन विधि अरस्तु से संबंधित है। यह आगमन तर्क का एक रूप है जिसमें विशेष वस्तुओं या विशिष्ट प्रक्रियाओं के अध्ययन से एक सामान्य नियम प्राप्त किया जाता है। विभिन्न शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों में शिक्षण अधिगम रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है जो अवधारणा अधिगम में अभ्यर्थी के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। तो ये तीनों तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। जाति प्रथा की प्रशंसा। जाति प्रथा की प्रशंसा नहीं बल्कि जाति प्रथा का इसमें प्रशंसा है जो सामाजिक शिक्षण विधि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जाति प्रथा की प्रशंसा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समाज, संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया? समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया? तो इसमें जो सुझाव दिया गया ये 5 चरणों का दिया गया है, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना ये 5 और 7 दोनों माने, सी भी माने और डी भी माना गया है। समस्या समाधान के लिए आमतौर पर 5 चरणों का सुझाव दिया जाता है। पहला, समस्या की पहचान। समस्या को पहचानना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना।
समस्या का विश्लेषण, समस्या के कारणों और परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करना। संभावित समाधान, समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। और इसके अलावा समाधान का कार्यान्वयन, चुने हुए समाधान को लागू किया जाना। परिणामों का मूल्यांकन, इसमें यह देखा जाता है कि समाधान विधि द्वारा समस्या का समाधान हो गया कि नहीं। यदि नहीं तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सी और डी यानी कि 5 और 7 दो चरण माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में वापस आती है। रेडियो तरंगे जो वायुमंडल की कौन सी परत में वापस आती है। आयन मंडल, सी नंबर ऑप्शन। रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। आयन मंडल से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। यह परावर्तन रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रेडियो तरंगे पृथ्वी के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। निम्न में से कौन से चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। टोर्नेडो, डी नंबर ऑप्शन। टोर्नेडो चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। टोर्नेडो एक हिंसक घूमता हुआ हवा का स्तंभ और आमतौर पर बादलों को जमीन तक पहुंचाता है। जब यह समुद्र के ऊपर बनाता है तो पानी को अपने साथ उठाता है, जो इसे तो इसे जल स्तंभ कहा जाता है। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर में बनता है। हरिकेन भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर में बनता है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं। निम्नलिखित धाराओं में से कौन कौन सी धाराएं जो ठंडी धाराएं हैं। तो लेब्राडोर धारा, ओयासियो धारा और वेंगुएला धारा, ये तीनों धाराएं जो ठंडी धाराएं हैं। अलास्का धारा जो गर्म धारा है। तो इसमें ठंडी धाराएं पूछिए 1, 2 और 3, बी नंबर ऑप्शन। लेब्राडोर धारा, ओयासियो धारा, बेंगलुआ ठंडी जल धाराएं हैं। अलास्का एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की ओर चलती है। यह धाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां के तापमान को पहले से बढ़ा देती है। ठंडी महासागरीय जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है और जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहीं का तापमान कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभू के समय ज्वारीय कर्म होता है। उपभू के समय ज्वारीय कर्म होता है सामान्य से अधिक, सी नंबर ऑप्शन। उपभू के समय ज्वारीय कर्म सामान्य से अधिक होता है। उपभू के दौरान चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और ज्वारीय कर्म बढ़ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे उपभू कहा जाता है। तो ये था रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का। 2022 में 23 जुलाई 2022 को जो हुआ था सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, एसएसटी का जो पहला एग्ज़ाम था वो, इसके हमने ये 60 क्वेश्चन, एसएसटी के 60 क्वेश्चन किए। कल की क्लास में हम 2022 के जो बाकी जो 2 शिफ्टों के एग्ज़ाम हैं, जो 24 जुलाई को हुआ था सुबह के शिफ्ट में और शाम के शिफ्ट में, तो नेक्स्ट क्लास में हम 24 जुलाई 2022 को हुआ मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर करेंगे जिसके में हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ये इन सभी पुस्तकों के जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करवाया गया है। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हो रहे हैं जो रवि कुलेरा सर की मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पुस्तक है, ये वो भी चल रही है। इसके अलावा स्वाध्याय की जो रीट की पुस्तक थी, रीट सार संग्रह, अभी जो पुस्तक निकाली थी वो पुस्तक भी हमने पूरी करवा रखी है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं जो इतिहास से जुड़े, जो भी अभ्यर्थी है वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।